नमस्कार बच्चों, मैं मोहम्मद जुनैद ताबिश अंसारी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, इस्लाम इंटर कॉलेज सहारनपुर, आपका इस वर्चुअल क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस अध्याय में हम माध्यिका, विभाजन मूल्य, चतुर्थक, दशमक, शतमक व बहुलक को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो भाग है वो है माध्यिका, जिसको हम अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा और अर्थ को जानते हैं। किसी भी समंकमाला में आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर उस समंकमाला के मध्य पद का जो मूल्य होता है उसे माध्यिका या मीडियन कहते हैं। माध्यिका के कुछ अपने गुण हैं, जैसे ये बहुत सरल होता है, इसकी गणना करना सरल होता है, ये बहुत ही निश्चित है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि माध्यिका की गणना करने से परिणाम निश्चित प्राप्त होते हैं। माध्यिका गुणात्मक अध्ययन की दृष्टि से श्रेष्ठ माध्य माना जाता है। श्रेणी में चरम व सीमांत पदों के मूल्य में माध्यिका प्राप्त करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। श्रेणियों के माध्य समान रूपी वितरण हो तो माध्यिका एक विश्वसनीय माध्य माना जाता है। माध्यिका के दोष निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, माध्यिका को ज्ञात करने के लिए समंकों को आरोही या अवरोही क्रम में निर्धारित करना पड़ता है। केवल स्थिति संबंधी मूल्य ही इसमें प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि समंकमाला में समंकों में वृद्धि या कमी कर दी जाए तो माध्यिका का मान भी बदल जाता है, जो कि इसका एक बहुत ही बड़ा दोष है। नंबर 4, माध्यिका का बीजगणितीय गणना संभव नहीं, क्योंकि मूल्य तथा मदों की संख्या को गुणा करके मूल्यों का योग ज्ञात नहीं किया जा सकता। माध्यिका का प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे? माध्यिका समझने में बहुत सरल है, इसलिए इसका प्रयोग व्यवहारिक उद्देश्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे स्वास्थ्य में, बुद्धिमत्ता में, परिमाण में, सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि हमें माध्यिका, माध्य या बहुलक या विभाजन मूल्यों को समझने के लिए हमें उस प्रश्न की श्रेणी को समझना होता है कि श्रेणी कौन सी है। तो इसी प्रकार इसमें भी हम श्रेणी को ही बल दिया जाएगा। जैसे व्यक्तिगत श्रेणी में माध्यिका की गणना कैसे की जाती है? नंबर 1, जब पदों की संख्या विषम हो। विषम मतलब, विषम से तात्पर्य है जो संख्या 2 से पूर्ण भाग ना हो, नहीं होती है। इसको कैसे करेंगे? जो भी हमें प्रश्न दिया हुआ होगा सबसे पहले उसको आरोही यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा, m बराबर n+1/2 पद। n यहाँ पर श्रेणी में पदों की संख्या मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर एक कारखाने के मजदूरों की दैनिक मजदूरी आपको दी गई है। ये आपका समंकमाला है, यानी समंक डाटा है, ये इसकी एक माला तैयार कर दी गई है। यहाँ पर जो समंकमाला में हमारे पास समंक हैं, ये छोटे बड़े करके लगे हुए हैं, इसको हम आरोही क्रम में लगाएंगे। यहाँ पर पदों की संख्या 9 है, तो आरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे छोटा अंक सबसे पहले ढूंढा जाएगा, उसको सबसे पहले लिखा जाएगा और फिर उससे बढ़ते क्रम में उस समंकमाला को तैयार कर लिया जाता है। अब सूत्र का प्रयोग करते हुए m बराबर n+1/2 पद, n यहाँ पर 9 है, विषम संख्या है, तो 9 + 1 पद, तो 5वां पद। अब इस समंकमाला में हम 5वें स्थान पर देखेंगे कौन सा समंक है, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है 80। तो इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का उत्तर 80 हो जाएगा। यदि पदों की संख्या सम हो तो फॉर्मूला बदल जाएगा, सूत्र बदल जाएगा, n/2 पद प्लस n+1/2 पद का बटा 2। तो उदाहरण से मैं आपको इनको समझाऊंगा। ये भी एक समंकमाला है, इस समंकमाला को भी हम आरोही क्रम में लगाएंगे। यहाँ पर n बराबर 8 है, जो कि एक सम संख्या है। n बराबर 8 है, n/2 प्लस n+1/2/2। अब इसको फॉर्मूले में रखा जाएगा, n के स्थान पर 8, तो 8/2 4वां पद, 5वां पद बटे 2। समंकमाला में जो चौथे स्थान पर अंक है वो 45 है और 5वें स्थान पर जो अंक है समंक है वो 55 है। तो 45 और 55 100 होता है, और 100 को जब 2 से भाग करेंगे तो हमारा उत्तर 50 आ जाएगा। खंडित श्रेणी में माध्यिका की गणना कैसे करेंगे उसको समझेंगे। इसके लिए मैंने आपके लिए एक उदाहरण रखा है। ये प्रश्न है, ये खंड हुए हैं इस प्रश्न के, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हल करेंगे।
ऐसी टेबल तैयार करेंगे, आकार इधर लिखे जाएंगे, जो संख्या आपको दी हुई है बारंबारता उसको लिखेंगे। बस आपको क्या करना है, इस संख्या यानी बारंबारता की संचय आवर्ती, जिसको बारंबारता भी कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार की जाएगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे तैयार करनी है संचय बारंबारता, मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ। तो ये 5, 12, 5, 17 और इस तरीके से कर कर यहाँ पर अब आपको ये देखना है कि संचय आवर्ती, संचय बारंबारता आपकी सही है या नहीं। तो इन सब का टोटल योग जितना होगा, ये अंत वाला अंक इसके बराबर होना चाहिए। तो ये हमारी संस्तुति होती है कि हमारी संचय बारंबारता हमने सही बनाई है। यहाँ पर n पदों की संचय आवर्ती का अंतिम पद या आवर्ती का योग माध्य का कैसे यूज करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, m बराबर n प्लस 1/2वां पद। अब यहाँ पर प्रश्न में n बराबर 101 है, तो n की जगह पर, n के स्थान पर 101 रखा जाएगा। 102/2वां पद ये आया 51। अब इस 51 का पद संचय बारंबारता में ढूंढा जाएगा। 51 वैसे तो इन चारों अंकों में समावेश इसका किया जा सकता है, परंतु सबसे निकटतम जो अंक होगा उसको देखा जाएगा। तो सबसे निकटतम संचय आवर्ती जो है 51 के लिए वो 67 है, यानी कि जिसको 67 भी कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके समक्ष जो आकार या अंक प्राप्त होगा वही हमारी माध्यका हो जाएगी। अब हम माध्यका को अखंडित श्रेणी में समझेंगे। सर्वप्रथम संचय आवर्ती यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करेंगे, जैसे आपको बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर सूत्र में थोड़ा सा बदलाव होगा। यहाँ पर m बराबर n/2 का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप स्मॉल m, छोटा m देख रहे होंगे, तो इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो सूत्र है वो हमारा m बराबर L1 प्लस m माइनस CF/F गुना HO। अब इसको कैसे प्रयोग करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे सामने एक प्रश्न है, ये हमारे पास वर्ग अंतराल है और ये आवर्ती दी हुई है। तो इसको क्या करेंगे, ऐसी एक टेबल तैयार करेंगे, यहाँ पर वर्ग अंतराल और जो प्रश्न में बारंबारता दी गई है उसको रख लिया जाएगा। अब सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से इसकी संचय आवर्ती तैयार की जाएगी। संचय आवर्ती तैयार कर लेंगे। ये हमारा n बराबर यहाँ पर 80 होगा। अब स्मॉल m निकालना है। n हमारे पास 80 है, तो 80/2वां पद 40। अब इस 40वें पद को किस में आएगा ये देखेंगे। जो हमारी संचय आवर्ती है, संचय आवर्ती 47 में 40 आ रहा है, तो इसको इसके अंदर हम देखेंगे कि आवर्ती यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 28 है और इसकी जो वर्ग अंतराल है इसमें से L1 प्राप्त होगा। और हाइट कैसे आएगी, तो L1 20, F बराबर 28, M हमारे पास 40 है ही। CF को ध्यान देना है कि जिस CF में M समावेश होगा उससे ऊपर वाला CF रखा जाता है, जो कि 19 है, और H बराबर 10 है। हर वर्ग अंतराल में 10-10 का अंतर है, तो यही हमारी हाइट यानी कि इंटरवल हो जाएगा। अब आपको इस सूत्र का प्रयोग करते हुए L1 की जगह पर 20, M 40 माइनस CF यानी कि 19/28 गुना 10, 40 में से 19 का 21 गुना 10, 210/28। 210 को जब 28 से भाग करेंगे तो 7.5 आएगा और 27.5 हमारा उत्तर हो जाएगा। ये आपको पिछली वीडियो के लिए और इस वीडियो के लिए माध्यका और माध्या के लिए आपको प्रश्न दिए गए हैं। ये गृह कार्य है। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से क्या आशय है, समांतर माध्य के 4 गुण और दोष लिखिए। भारी समांतर माध्य से क्या आशय है, माध्यक से आप क्या समझते हैं, माध्यक के 4 गुण व दोष बताने हैं। फिर आपको कुछ आंकिक प्रश्न भी दिए गए हैं, या आप इनको हल कीजिए घर पर। इसके साथ साथ आपको उत्तर भी दिए गए हैं। यहाँ पर प्रश्न में ये आपको प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, इसको आप घर पर प्रैक्टिस करें। अगला प्रकरण, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा चतुर्थक, क्वार्टाइल्स। ये 3 होते हैं, Q1, Q2 एंड Q3। Q2 माध्यका कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम Q1 और Q3 की गणना करना सीखेंगे। कैसे करेंगे, व्यक्तिगत तथा खंडित श्रेणी में Q1 और Q3 की गणना। Q1 के लिए n+1/4वां पद और Q3 के लिए 3 n+1/4वां पद का सूत्र प्रयोग किया जाएगा। सतत श्रेणी, अखंडित श्रेणी में Q1, Q3 की गणना किस प्रकार की जाएगी। Q1 का वर्ग अंतराल के लिए स्मॉल q1 निकाला जाएगा पहले, जिसका सूत्र n/4वां पद रहेगा। फिर उसके बाद इसका Q1 का हमारा सूत्र होगा L1 प्लस Q1 माइनस CF/F गुना H। इसी प्रकार Q3 के लिए पहले Q3 का वर्ग निकाला। ये केवल सतत श्रेणी या अखंडित श्रेणी में ही करना है। इसके लिए 3 n/4वां पद या 3 n/4वां पद गिन सकते हैं आप।
फिर Q3 के लिए आपको सूत्र का प्रयोग करना L1 प्लस Q3 माइनस CF अपॉन F इंटू H। उसके बाद दशमक प्रदर्शित चिन्ह इसका D रहेगा। दशमक क्या होता है? जब श्रेणी को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है तब उन मूल्यों को दशमक मूल्य कहते हैं। एक दशमक मूल्य की श्रेणी में कुल 9 दशमक होते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी तथा खंडित श्रेणी में दशमक मूल्यों की गणना निम्न प्रकार की जाती है। तो D1, D2, D7 ये केवल D9 तक जा सकता है। D1 होगा तो n प्लस 1/10, D2 होगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, D7 है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। आपको बस D1 याद रखना है, उसके साथ जौन सा भी अंक पूछा जाए आप उसके साथ वो अंक गुणा में डाल देंगे। सतत अखंडित श्रेणी में दशमक की गणना D5 अगर ज्ञात करना हो तो पहले जैसे हमने Q1 के लिए स्मॉल Q1 बनाया था, इसी प्रकार D5 के लिए हमें D5 का उसका एक अंक बनाना होगा जो 5 ब्रैकेट n/4 पद होगा। उसके बाद D5 के लिए L1 प्लस D1 माइनस CF अपॉन F इंटू H करके उसका फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अगर D6 आपसे पूछ लेते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो D6 का नंबर आ जाएगा। उसके बाद D6 के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, बस यहाँ पर D6 आ जाना है। शतमक जिसका प्रदर्शित चिन्ह P रहता है, जब श्रेणी को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है तब उस मूल्यों को शतमक कहते हैं। एक श्रेणी में कुल 99 शतमक हो सकते हैं। प्रथम P25, मध्य P50 और तृतीय चतुर्थक P75 होता है। व्यक्तिगत तथा खंडित श्रेणी में शतमक मूल्यों की गणना कैसे होती है? P1 बराबर n प्लस 1/100, क्योंकि ये बटे 100 आएगा क्योंकि इसके 100 भाग होते हैं। इसी प्रकार P8 अगर आपसे कोई पूछे तो 8 ब्रैकेट n प्लस 1/100, जैसे दशमक में हमने किया था कि बटे 10, जौन सा भी आपसे पूछे तो उस नंबर को उससे गुना कर दिया जाता है। इसी प्रकार इसमें शतमक में भी यही रहेगा। अखंडित शतक श्रेणी में शतमक की गणना कैसे होगी? यदि P5 ज्ञात करना हो तो P5 के लिए P5 स्मॉल ज्ञात करेंगे 5 ब्रैकेट n/100 n/100। अब P5 का मान ज्ञात करने के पश्चात P5 का मान सूत्र लगाकर प्रयोग करके इसका उत्तर ज्ञात किया जाएगा। P5 बराबर L1 प्लस P5 माइनस CF अपॉन F इंटू H। यदि आपसे कोई पूछे कि P69 ज्ञात कीजिए तो P69 के लिए पहले आप स्मॉल P69 उसका वर्ग अंक निकालेंगे, 69 यानी कि 69 ब्रैकेट n/100 पद। उसके बाद मेन फॉर्मूला यूज कर इसको P69 बराबर L1 प्लस P69 माइनस CF अपॉन F इंटू H प्रयोग किया जाएगा। आइए अब सभी विभाजन मूल्यों को उदाहरण द्वारा समझते हैं। ये जो आपको प्रश्न दिया गया है, समंकमाला दी गई है, ये व्यक्तिगत श्रेणी है। इसको आप क्रम के हिसाब से लगाएंगे, यानी सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखा जाएगा, आरोही क्रम में बनाएंगे। यहाँ पर n बराबर 11 है तो प्रथम चतुर्थक Q1 ज्ञात करने के लिए n प्लस 1/4 पद, n यहाँ पर 11 है, 12/4 पद 3वां पद, तो तीसरे पद पर 25 है तो Q1 हमारा 25 अंक उत्तर हो जाएगा। Q3 के लिए 3 ब्रैकेट n/4 व पद 11n है तो 11 प्लस 1/4 9वां पद कैसे आया है? 11/4, 11 प्लस 1 12/4 3 और 3 गुना 3 9वां पद। अब समंकमाला में 9वें स्थान पर 48 है तो इस प्रकार हमारा Q3 जो है वो 48 अंक हो जाएगा। D9 के लिए 9 ब्रैकेट n प्लस 1/10वां पद, n बराबर 11 है तो 11 प्लस 1 हमारा 12 हो जाएगा और 12 को जब 10 से भाग करेंगे तो 1.2 आएगा। अब इसकी गुना की जाएगी तो ये 10.8। अब इसको हल कैसे करना है ये समझ लीजिए। 10 को अलग कर दिया जाएगा और 0.8 अलग हो जाएगा। 0.8 के लिए हम क्या करेंगे? हम समंकमाला में 9वें पद को और 8वें पद को लेकर चलेंगे। 9वें पद में से 8वें पद को माइनस किया जाएगा, फिर 0.8 की हम उससे गुना यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे और जो अंक आएगा उसको 50 में जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार हमारा Q3 D9 प्राप्त हो जाएगा। 89वां शतमक 89 ब्रैकेट n प्लस 1/100 पद, 11 प्लस 1/100 0.12। अब इसकी जब गुना कैसे करनी है? 89 को हम 0.2 से जब गुना करेंगे तो 10.68 आएगा। 10 इसमें से अलग किया जाएगा और 0.68 अलग। 0.68 के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 10 है तो 11वां में से 10वां पद माइनस किया जाएगा जो कि 2 होगा। 0.68 की मल्टीप्लाई उससे 0.68 से 2 की करेंगे 1.36।
इस प्रकार इसको जोड़कर 51.36 अंक हमारा प्राप्त हो जाएगा। आइए अब और उदाहरण से चतुर्थकों को और विस्तार से समझते हैं। ये आपके लिए एक उदाहरण रखा गया है। ये आकार है और ये आवृत्ति है, जिसको हम बारंबारता फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इस आकार के लिए हमें ये टेबल बनाने हैं। आकार रखा जाएगा, आवृत्ति सिंपल, आपको संचयी आवृत्ति या संचयी बारंबारता क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी जिसको बोलते हैं वो बनानी है। 4 आएगा, जो पहली आवृत्ति होती है संचय आवृत्ति वही हो जाती है। फिर पहली संचय आवृत्ति में नेक्स्ट वाली उससे अगली आवृत्ति को जोड़ेंगे तो संचय आवृत्ति तैयार होती चली जाएगी। इस प्रकार हमारी ये संचय आवृत्ति तैयार हो गई है। Q1 ज्ञात करने के लिए n+1/4वें पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n हमारा 177 है, 177 + 1/4 178/4 44.5वां पद। अब हमें इस 44.5 को इस संचय आवृत्ति में देखना है, सबसे नियरेस्ट हाईएस्ट कहाँ रहेगा, तो वो 70 में आएगा। तो इस 70 के समक्ष जो आकार होगा वही हमारा Q1 हो जाएगा। इसी प्रकार Q3 के लिए 3 ब्रैकेट n+1/4 3 गुना, अब यहाँ पर n+1/4 44.5 है, तो मैंने उसको ऐसे, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं। 44.5 की गुना जब आप 3 से करेंगे तो 133.5। अब इस 133 को हम संचय आवृत्ति में ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा, लेकिन 147 में सबसे नियरेस्ट हाईएस्ट में ये मिल जाएगा। तो ये 147 के समक्ष जो आकार वाला अंक होगा वो हमारा Q3 हो जाएगा। इसी प्रकार D7 के लिए 7 ब्रैकेट n+1/10वां पद 177 + 1/10 17.8 17.8 को जब 7 से गुना करेंगे तो 124.6वां पद। इस 124.6वें पद को संचय आवृत्ति में देखा जाएगा, जो कि हमें D7 का उत्तर देगा। इसी प्रकार शतमक के लिए P51 अगर हमें गणना करनी है तो 51 ब्रैकेट n+1/100वां पद 178/100 1.78 और इसकी गुना जब 51 से की जाएगी तो 90.78 और इसको संचयी आवृत्ति में ढूंढा जाएगा। जहाँ पर ये नियरेस्ट हाईएस्ट में मिलेगा उसके समक्ष जो आकार का अंक होगा वही हमारा P51 हो जाएगा। उदाहरण 3 आपके लिए बनाया गया है, जो ये अखंडित श्रेणी का है। इसके खंड नहीं हुए हुए हैं, ये अंक या वर्ग अंतराल बात एक ही होती है। तो ये वर्ग अंतराल है, ये विद्यार्थियों की संख्या, आप इसको फ्रीक्वेंसी समझ लीजिए, आवृत्ति समझ लीजिए, और इससे हम संचयी बारंबारता या संचयी आवृत्ति तैयार कर लेंगे। ये हमारी टेबल तैयार हो चुकी है। अब इसमें हमें Q1, Q3, D5, P70 पूछा गया है, तो इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब क्योंकि ये अखंडित श्रेणी है, इस प्रकार हमें फॉर्मूला जो है वो उसी का लगाना होगा, n/4वां पद जो Q1 देगा हमें, तो 124/4वां पद 31वां पद। अब इस 31वें पद को हम संचय आवृत्ति में देखेंगे, जो इस 39 में आएगा। अब इस 39 के समक्ष चलेंगे तो एक वर्ग अंतराल मिलेगा, एक बारंबारता फ्रीक्वेंसी मिलेगी, उससे ऊपर वाली को हम CF मानेंगे, और हाइट हमारी जो इंटरवल होगी वो 10 की मिल रही है यहाँ पर। तो इस प्रकार अब ये फॉर्मूला लगाएंगे, हम सूत्र में रखेंगे L1 + Q1 - CF/F गुना H। L1 जो हमारा वर्ग अंतराल आएगा उसमें यहाँ 10 है, Q1 हमें मिल ही चुका है 31, उसके ऊपर वाली CF को काउंट किया जाता है बटे 24, कहाँ से आया, ये फ्रीक्वेंसी है, और गुना 10 ये हमारा H है। 31 में से 15 गए 16, 16 की गुना 10 से 160/24, 160 को 24 से भाग करेंगे 6.67 और 16.67 हमारा उत्तर हो जाएगा। Q3 अगर आपसे पूछा जाए तो 3 ब्रैकेट n/4वां पद n/4 31 है, तो 31 गुना 3 93वां पद। अब 93वां पद हम संचयी आवृत्ति में ढूंढेंगे, तो वो वहाँ पर हमारा वर्गांतर 30-40 आएगा। यहाँ पर L1 30 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 20 रहेगी, CF 77 और H 10। ये सब आपको टेबल में ही मिलेगा। फॉर्मूले सूत्र में इसको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा वैल्यूज़ को। L1 30, Q3 हमारे पास 93 है, CF 77 है बटे 20 गुना H यानी कि 10 है। अब 93 में से 77 गए, हमारे पास बचेंगे कितने, 93 में से जब 77 घटाएंगे तो आएंगे 16। तो 16 गुना 10 हमारा हो गया 160 बटे 20। 160 को जब 20 से भाग करेंगे 8, और 30 + 8 38 हमारा Q3 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम D5 5 ब्रैकेट n/10वां पद, n/10वां पद में 12.4,
5 की गुना करेंगे 62, इसको हमें संचयावर्ती में ढूंढना है। वहाँ पर वर्गांतर हमें इसमें 20 और 30 मिला है, ये L1 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हमारी 38 रहेगी। CF उससे ऊपर वाला 39 है और H10 है। सूत्र में प्रयोग करेंगे, L1 की जगह पर 20, D5 62 माइनस 39/38 गुना 10, 23 गुना 10 230/38, और जब इसको भाग कर देंगे तो 6.05 आएगा, जिसको 20 में जोड़ दिया जाएगा 26.05 आपका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार P70 70 ब्रैकेट n/100वां पद 70 गुना 1.24 गुना करने पर यह आएगा। इस 86.8 को आपको संचयावर्ती की टेबल से लेना है, जिसका वर्ग अंतराल यहाँ पर 30-40 आएगा, और ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला वही है, बस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आवश्यकता के अनुसार इसको थोड़ा थोड़ा बदलते जाते हैं और फिर वैल्यूज़ को रखेंगे। जैसे L1 30 है, P70 86.8 है, CF 77 है बटे 20 गुना 10 और 96/20 4.8, तो इसको इसमें जोड़ दिया जाएगा 34.8 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रकरण हमारा मोड होगा, जिसको बहुलक कहते हैं। इसका प्रदर्शित चिन्ह Z होता है। अर्थ इसका पढ़ेंगे हम। बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहते हैं। ये फ्रेंच भाषा के ला मोड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है फैशन। अतः श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाला या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है बहुलक पद या मूल्य कहलाता है। बहुलक के अपने एक गुण हैं, चर मूल्यों से अप्रभावित रहता है। यह श्रेणी के चर मूल्यों द्वारा प्रभावित नहीं होता है। इसकी गणना करना बहुत ही सरल होती है। इसकी गणना करने के लिए आंकड़ों का होना अनिवार्य ही नहीं है। खुली श्रेणी में भी इसका निर्धारण किया जा सकता है। व्यवहारिकता, इसका व्यवहारिकता के आधार पर बहुत ही प्रयोग किया जाता है। बहुलक के दोष, विभिन्न सूत्रों द्वारा इसकी गणना की जा सकती है, परंतु प्रत्येक का परिणाम भिन्न हो सकता है, अलग हो सकता है। श्रेणी में 2 या अधिक समअंकों की बारंबारता समान होती है। ऐसे में श्रेणी में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, यानी कि से अर्थ यह है कि एक ही श्रेणी में एक से अधिक भी बहुलक भी हो सकते हैं। अतः इसमें स्पष्टता का अभाव भी पाया जाता है। यह चर मूल्यों को महत्व प्रदान नहीं करता है। यह समूहीकरण पर निर्भर रहता है। समूह में व्यवस्था बदलने पर बहुलक भी बदल जाता है। बहुलक का प्रयोग, वस्तुओं की लोकप्रियता जानने के लिए बहुलक का प्रयोग किया जाता है कि वो कितने फैशन में है, कितनी इसकी डिमांड है। बहुत से उत्पादक बहुलक के आंकड़ों के अनुसार ही वस्तुओं का उत्पादन भी करते हैं। बहुलक का उपयोग अनेक वस्तुओं के औसत आकार को ज्ञात करने में भी उपयोगी होता है। बहुलक पूर्वानुमान में सहायक होता है, यानी पहले से अंदाज़ा जिसको बोलते हैं उसके लिए, जैसे वर्षा कितनी होगी, गर्मी कितनी हो सकती है आदि के लिए। बहुलक की गणना, व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक की गणना कैसे की जाती है, बहुत ही आसान है। बस क्या करना है, ना तो इसमें आपको आरोही क्रम में लगाना है, कुछ नहीं करना है, बस ये ज्ञात करना है कि श्रेणी है कौन सी। अब यहाँ पर आप ये श्रेणी देख रहे होंगे, ये श्रेणी हमारी व्यक्तिगत श्रेणी है जो समअंक माला दी हुई है। इसमें बस हमें क्या करना है, एक अंक ऐसा मिलेगा आपको जो सबसे अधिक बार होगा। प्रश्न में अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो 19 एक ऐसा अंक है जो 5 बार आया है, तो बस यही हमारा बहुलक हो जाएगा। खंडित श्रेणी में बहुलक की गणना करना भी बहुत आसान है। ये आपको प्राप्तांक दिए हुए हैं, ये विद्यार्थियों की संख्या है। आपको क्या करना है, प्राप्तांक कह सकते हैं, बारंबारता कह सकते हैं, आवृत्ति कह सकते हैं। जो आवृत्ति बारंबारता सबसे अधिक होगी उसको देख लेना है। जैसे इस प्रश्न में 49 है, 49 से पहले वाली आवृत्ति देखी जाएगी और 49 से नेक्स्ट वाली अगली वाली आवृत्ति को ध्यान में रखना है। फिर कैसे करना है, उपरोक्त श्रेणी का निरीक्षण करने से ज्ञात होता है कि 20 प्राप्तांक की आवृत्ति बारंबारता 49 है जो सर्वाधिक है, तो बहुलक भी हमारा 20 ही हो जाएगा। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये बहुलक कैसे ज्ञात हुआ। यहाँ पर आवृत्ति 49 इस पूरी बारंबारता की माला में सबसे अधिक है, तो इसके समक्ष जो भी अंक होगा वही हमारा बहुलक हो जाएगा। सतत आवधित श्रेणी में बहुलक की गणना, फॉर्मूला इसका बहुत इजी है, देखने में मुश्किल लगता है लेकिन है बहुत आसान। L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H।
ये F1, F0, F2 क्या है, ये सब प्रश्न में ही सामने रखा हुआ होता है हमारे, बस हमें सिर्फ उसको देखना होता है। जैसे ये प्रश्न मैंने आपके लिए रखा है, ये एक अखंडित श्रेणी का प्रश्न है क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल है। ये आपकी बारंबारताएं हैं। अब इस बारंबारता में सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है वो देखेंगे हम। तो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता है 27। 27 से पहले वाली बारंबारता देखेंगे और इससे नेक्स्ट वाली अगली वाली बारंबारता को देखेंगे। ये हमारा F1 हो जाएगा, ये हमारा इससे पहले वाला F0 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा। अब इसको फॉर्मूले में कैसे रखेंगे देखिए, F1 27, F0 19, F2 12। L1 कैसे आएगा, जो बारंबारता सबसे अधिक होगी उसके वर्ग अंतराल का जो पहला पद होगा वो L1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 20 है, बस आपको फॉर्मूले में इसको रखना है। 20 + 27 सिर्फ देख देख कर उसकी जगह पर रखना है। 27 - 19 बटे, अब यहाँ पर बस ये याद रखें कि 2F1 करना है, जितना F1 होगा उसका डबल, यानी कि 27 × 2 54 - 19 आपको अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 8, फिर 54 में से 19 घटाइए और फिर 12 घटा दीजिए, ये आपका आ जाएगा 23। उस 8 के गुणा कीजिए 10 से तो ये हो गया 80। 80 बटे 23 3.48, उसको आप L1 में जोड़ दीजिए, बस 23.48 आपका उत्तर हो जाएगा। अब आपको कुछ प्रश्न गृह कार्य के लिए मैं दे रहा हूँ, इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। प्रश्न इस प्रकार हैं, बहुलक क्या है, बहुलक के गुणों तथा दोषों का वर्णन कीजिए, बहुलक के प्रयोगों का विवरण लिखें, निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। इसके आंकिक प्रश्न है हमारा, और ये आंकिक प्रश्न हमारा विभाजन मूल्यों से संबंधित है। इसको आप ज़रूर अपनी उत्तर पुस्तिका में कीजिए। ये हम इसमें माध्य का बहुलक विभाजन मूल्य सब पढ़ चुके हैं। आप इसके गृह कार्य के प्रश्न को अपनी उत्तर पुस्तिका में कीजिए। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।